हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब लोग बढ़िया हो? हाँ जी, मधु, आशु, आशा, कृतवा, शिवम, नेहा, कीर्ति, शिवम, कोमल, आमोद, अनूप, चांदनी, वंदना, प्रेरणा और बहुत सारे हमारे सभी लोग। सब एकदम मस्त हो? ठीक है भाई, चलें, करें शुरुआत। ज्योमेट्री। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, देखो, हमने सबसे पहले इस चैप्टर में लाइंस एंड एंगल्स, है ना, रेखाएं और कोण के बारे में सीखा। फिर हमने उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस करे। फिर हमने ट्राइंगल स्टार्ट किया। ट्राइंगल का हमने बेसिक समझा। फिर ट्राइंगल के सेंटर्स स्टार्ट किए, केंद्र चालू किए। उसमें हमने एक केंद्रक यानी सेंट्रॉइड पढ़ा। फिर इसके बाद हमने एक अंतः केंद्र, अंतः केंद्र यानी इन सेंटर पढ़ा। है या ना? है ना? तो उसी को अब हम और आगे बढ़ाने वाले हैं। और आज फिर कई सारी नई चीजें हम लोग देखेंगे। ठीक है भाई? चलो, तो एक हमारा अंतः केंद्र के अंदर ही वही केंद्र था, है ना, एक्स, एक्स सेंटर था, कि जब आपका वही कोण जो है बाहर की तरफ बने, तो वो हम यहां पे थोड़ा समझेंगे कि इसका फंडा कैसे काम करता है। अच्छा जी, ठीक है, करें शुरुआत। चलिए, तो मेरा निवेदन आपसे हर बार की तरह की फुल स्क्रीन करें और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाएं और कुछ नहीं करना इधर उधर की बातें, है ना? सिर्फ पढ़ने पर ध्यान लगाएं, बाकी बातें खत्म करें। ओके भाई, रेडी? चलो, आपको जल्दी से एक छोटी सी बात बता देते हैं कि ये एक्स सेंटर का मतलब क्या होता है। जैसे आपका ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में मान लीजिए हमने कहा कि इस भुजा को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए और इस भुजा को आगे बढ़ा दीजिए, तो यहां पे अपने आप में कोण बनेगा, यहां पे अपने आप में कोण बनेगा, है ना? और इस कोण का कोण अर्धक खींचिए और इस कोण का भी कोण अर्धक खींचिए। और कोण अर्धक आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो दो बराबर भागों में बांटे, है ना, जो दो बराबर भागों में बांटे। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए ये वाला कोण कौन सा होगा या कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आंसर आपको देना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। और इसको हम कुछ भी नाम दे देते हैं, हम इसको चाहे तो ई नाम दे देते हैं। और आपसे पूछा जाए कि बताओ भाई, यहां पे नाम इन्होंने दिया तो नहीं है ना? ठीक है, यहां पे हम बोलेंगे कि बीई सी बताओ, बाहर की तरफ जो कोण बनता है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपको बताना है। तो क्या आंसर देंगे आप? पी त्रिभुज एबीसी के, अच्छा इन्होंने दिया है नाम, इसका नाम इन्होंने पी पहले ही दे दिया है, तो इसका नामकरण पी कर दो, है ना? एंगल बीपीसी क्या होगा? और ये दोनों कोण अर्धक हैं, एंगल बाइसेक्टर हैं। और आपको पता ही है कि ये त्रिभुज के बाहर बन रहा है, ये वाला कोण, है ना? ये वाला जो कोण है त्रिभुज के बाहर बन रहा है, इसलिए इसका नाम बहिर्केंद्र एक सेंटर है। और आपको पता है कि अंदर जो कोण बनता था, मैं आपको जल्दी से याद दिलाता हूं, अंदर जो कोण बनता था ये वाला कोण, ये होता था 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा। याद है आपको? अंदर जो कोण बनता था वो 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा। तो और ये कैसे होता है वो भी मैंने आपको सिखाया था। बाहर जो कोण बनेगा वो होगा 90 डिग्री माइनस सामने वाले कोण का आधा। इसके सामने एंगल ए होगा, तो आपका फॉर्मूला बनेगा 90 डिग्री माइनस सामने वाले कोण का आधा, ऑपोजिट एंगल का हाफ। हाँ, अंदर कोण बनेगा, अंदर कोण बनेगा
तो 90 डिग्री प्लस सामने वाले कोण का आधा। बाहर की तरफ कोण बनेगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री माइनस सामने वाले कोण का आधा। इसको आप याद रखेंगे, इसमें हम प्रूव करने पे नहीं जाने वाले। चलिए भैया, अगला हमारा तीसरा आने वाला है केंद्र। आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि हमने अभी तक 4 केंद्र हैं इसके अंदर, टोटल 4 सेंटर्स हैं। सबसे पहला हमने केंद्रक सीखा, जिसको इंग्लिश में हम सेंट्रॉइड कहते हैं। और केंद्रक को कौन बनाता है? तो केंद्रक को बनाती है माध्यिका। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? मीडियन। इसके बाद हमने सीखा नंबर 2 अंतः केंद्र, जिसको इन सेंटर कहते हैं, इन सेंटर। और अंतः केंद्र को कौन बनाता है? तो अंतः केंद्र को बनाता है आपका कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। तो 2 केंद्र हमने बात करे। अब हमारे पास तीसरा केंद्र है, और तीसरा केंद्र है आपका परिकेंद्र। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, है ना। पढ़ने में देखने में सब एक जैसे, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग है। ठीक है भाई। चलो, परिकेंद्र को इंग्लिश में कहा जाता है सरकम सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर। और इसको एस से दिखाया जाता है। और इसको पता है कौन बनाता है? इसको बनाता है भुजा लंब समद्विभाजक। इसको कौन बनाता है? भुजा लंब समद्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर, और इसको बनाता कौन है? भुजा लंब समद्विभाजक, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है भाई। चलो, अब हम इसको और गहराई में समझते हैं, है ना। भुजा लंब समद्विभाजक क्या होता है और उससे आपका परिकेंद्र कैसे बनता है, वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, भुजा लंब समद्विभाजक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर आप नाम पे जाएंगे तो नाम से स्पष्ट है, ये भुजा है, इस पे मुझे एक लंब भी खींचना है। लंब आपको पता है कि परपेंडिकुलर हमेशा कितने अंश का कोण बनाता है? ऑलवेज 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पहला तो ये भुजा पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और आपकी जो भी भुजा है, जो भी साइड है, उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। समझ में आया? है ना। भुजा के ऊपर खींचा गया लंब, भुजा लंब समद्विभाजक। साइड के ऊपर जो परपेंडिकुलर हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है और 90 अंश का कोण बनाता है। सो जस्ट इमेजिन कि हमने इस पर एक लंब समद्विभाजक खींचा, इस पर एक लंब समद्विभाजक खींचा, और इस पर एक लंब समद्विभाजक खींचा। तो ये तीनों जिस बिंदु पर मिलेंगे, ये तीनों जिस बिंदु पर मिलेंगे, वो बिंदु ही क्या कहलाएगा? वही आपका परिकेंद्र कहलाएगा, सरकम सेंटर कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? है ना। तो तीनों भुजाओं के ऊपर जो आप लंब समद्विभाजक खींचते हो, उसी को हम क्या कहते हैं? परिकेंद्र। ठीक है, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, है ना, जो यहां पे आपको दिख रहा है। क्लियर? एनी डाउट? समझ गए? अब इससे जुड़े हुए सवाल अपने चालू हो जाएंगे, तो उनको अब हम जरा समझेंगे, है ना। थ्योरम्स इससे रिलेटेड आएंगे। परिकेंद्र तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। आप सोचिए कि ये एक सर्कल है, और अगर सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल बने, सर्कल के अंदर अगर कोई ट्राइंगल बने तो कैसा होगा? क्लियर है?
ये देखो, सर्कल के अंदर अगर कोई ट्राइंगल हो तो कैसा होगा। अब सोचिए, इसका सेंटर तो यहां होगा, इसका सेंटर तो यहां होगा। अब अगर मैं इससे इसको मिला दूं, है ना, इसको मैंने यहां मिला दिया, इसी प्रकार यहां पर मिला दिया जाए, और इसी प्रकार यहां से भी मिला दिया जाए, तो आप मुझे बताइए कि ये जो तीनों भुजाएं, जो तीनों रेखाएं मैंने खींची, ये इस वृत्त के लिए, इस सर्कल के लिए एक प्रकार से रेडियस ही तो हुई, एक प्रकार से क्या हुई, रेडियस ही तो हुई मेरे भाई, आया ना, है ना। तो आप एक समझिए, थोड़ी देर के लिए आप ट्राइंगल को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए ट्राइंगल को भूल जाइए, ये हो या ये हो या ये हो, क्या ये तीनों बराबर नहीं होंगी, क्योंकि ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से रेडियस ही है, एक प्रकार से ये त्रिज्या ही है, ठीक है। हम्म, समझ में आ गई बात। तो आप ऐसे समझिए कि आप एक प्रकार से ना ऐसे ट्राइंगल का क्रिएशन कर देते हो, ऐसे एक ट्राइंगल का आप निर्माण कर देते हो, समझ गए। चलो चलो इसको रहने देते हैं ताकि आपको बाद में याद रहे, समझ गए। तो इसीलिए हमने क्या नियम बनाया, यहां पे हमने क्या कहा कि परिकेंद्र से तीनों जो आपकी त्रिज्याएं हैं या तीनों शीर्ष हैं वो समान दूरी पर होते हैं। यहां से आप यहां तक चले जाएं, यहां से यहां चले जाएं, यहां से यहां चले जाएं, तीनों की दूरी कैसी होगी, सेम होगी, तीनों की दूरी कैसी होगी, बराबर होगी। क्लियर। यस रोहित, आज 11 बजे वाली भी क्लास अपनी रहेगी। एंगल बाइसेक्टर नहीं है, हम परिकेंद्र पढ़ रहे हैं, और परिकेंद्र में एंगल बाइसेक्टर नहीं होता है, परिकेंद्र में साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, भुजा लंब समद्विभाजक होता है। गॉट इट, क्लियर। अगला देखो भाई, परिकेंद्र पर बना कोण, देखो परिकेंद्र पर जब भी कोण बनेगा, है ना, मान लीजिए कि आपका परिकेंद्र यहां पर है ना, परिकेंद्र याद आ रहा है ना भाई, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा तीनों जिस बिंदु पर मिलेंगी वो आपका परिकेंद्र होगा। तो अगर आपको यहां से यहां तक जाना है और यहां से आपको यहां तक जाना है, और आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए ये वाला कोण कितने अंश का बनेगा, नामकरण कर देते हैं ए बी सी, और इसको नाम दे देते हैं एस। तो आपसे पूछा जाए कि एंगल बीएससी क्या होगा, तो याद रखना सामने वाले कोण का डबल, सामने वाले कोण का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, इस कोण का ये डबल होगा, है ना। मान लीजिए ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 2 थीटा हो जाएगा, सामने वाले कोण का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए आपको अगर याद हो तो हमने एक थ्योरम भी कई बार पढ़ी है कि केंद्र पर बनने वाला कोण, ठीक है, अभी आपको याद आएगा, केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा दुगना होता है, याद आया। केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा दुगना होता है, ये वही है ना। ये एक केंद्र है और ये अपने आप में एक सर्कल है, तो केंद्र पर बनने वाला कोण परिधि पर बनने वाले कोण का हमेशा दुगना होता है, हम उसी थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, गुड। 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री अंतः केंद्र में होता है, थोड़ा सा आंख नाक कान सब खोल के बैठो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको समझें कि भाई ये कैसे हुआ होगा, इसका प्रूफ भी देख लेते हैं, है ना। इसको हम प्रूव कर लेते हैं जल्दी से, छोटा सा डायग्राम, और इसमें प्रूव कर लेते हैं हाउ दिस थ्योरम इज प्रूव्ड। सो मान लीजिए यहां पे हमने केंद्र ले लिया, इसको इससे मिला लिया, है ना, इसको हमने इससे मिलाया, और इसी प्रकार इसको हमने इससे मिला लिया, है ना, ये हमने इन दोनों को मिला लिया, यहां पे इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी नाम दे दिया, और यहां पे आपने इसको भी इससे मिला दिया, ठीक है भाई।
जब आप इसको इससे मिलाओगे तो एक बात समझना, मान लेते हैं मैंने इसको x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया, ये x और y कुछ भी हो सकते हैं, है ना। और मुझे ये वाला कोण पता लगाना है, ये वाला कोण पता लगाना है, और मैंने इसको यहां पे आगे बढ़ा दिया, इसको पूरा आगे बढ़ा दिया। ये एग्जैक्ट आधा आधा नहीं बांट रहा है, ये ध्यान रखना, आधा आधा नहीं बांट रहा है, ये कुछ भी हो सकता है ना। अब एक चीज आपको पता है क्या त्रिभुज के बारे में मुझे बताना, आपको मैंने हालांकि बताया है ये पहले, कि त्रिभुज में बाहर जो एंगल बनता है, मान लीजिए ये x है, ये y है, तो ये वाला एंगल क्या बनेगा, x प्लस वाई बनेगा, इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। त्रिभुज में बाहर जो कोण बनता है, अंदर बनने वाले कोण के ऑपोजिट जो दोनों एंगल्स होते हैं उनके इक्वल होता है। क्लियर है बात, है ना। तो मुझे ये बताइए, अच्छा ये आपका केंद्र है, ये क्या है, ये आपका केंद्र है। तो आपको अभी जस्ट मैंने कहा कि ये और ये दो भुजाएं बराबर हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा, और अगर ये दोनों x हैं तो यहां जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, 2x बनेगा। अगर ये दोनों x हो तो बाहर क्या बनेगा, बाहर 2x बनेगा। ये दोनों अगर x हैं तो बाहर 2x। ठीक इसी प्रकार ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होंगी, क्योंकि दोनों रेडियस हैं, दोनों त्रिज्या हैं। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो दोनों कोण भी बराबर होंगे, और अगर ये दोनों y हैं तो ये क्या होगा, 2y होगा। तो अब मुझे बताओ कि ये वाला एंगल क्या है, ये वाला है ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई। अगर आपको ये वाला कोण पता लगाना है तो सामने वाले कोण का डबल कर दूं क्या मैं, इस कोण का अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे ये मिल जाएगा, हेंस प्रूव्ड, है ना। तो आपको इसलिए ध्यान रखना है कि परिकेंद्र के केस में केंद्र पर जो कोण बनेगा वो अपोजिट वाले एंगल का हमेशा क्या होगा, डबल होगा। बीएससी, एएससी, एएससी और एएससी दो बार हो गया, देखो एक हो गया बीएससी, एक हो गया एएससी, है ना। और ये हो जाएगा आपका एएससी, एएससी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी, है ना। और एक हो जाएगा आपका एएसबी, इसको करेक्ट कर लेना, इसको आप एएसबी लिख लेना, एएसबी, है ना। तो ये जो है एएसबी जो है एंगल सी का डबल हो जाएगा। समझ में आ गया, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा क्योंकि त्रिज्या है। आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो है एक प्रकार से त्रिज्या है। अगर दो भुजाएं बराबर होंगी तो याद रखना, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर ये वाले कोण हैं तो ये इसके बराबर होंगे। अगर दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, है ना। तो ये x है तो ये x, तो ये 2x, ये y तो ये 2y। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, सामने वाले कोण का डबल। अगला देखेंगे, अब देखो परिवृत्त की त्रिज्या, हमने एक पढ़ा अंतःवृत्त, ध्यान से समझना। अगर त्रिभुज के अंदर सर्कल है तो यहां पर जो त्रिज्या होगी इसको कहेंगे अंतः त्रिज्या। ध्यान से सुन लेना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर ध्यान नहीं दिया तो। इसको कहेंगे अंतः त्रिज्या। अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल है तो उसकी जो रेडियस होगी उसको कहेंगे इन रेडियस, यानी अंतः त्रिज्या। और अगर सर्कल के अंदर ट्राइंगल है तो इसकी जो आपकी रेडियस होगी, है ना, हर तरफ से, इसको कहेंगे परित्रिज्या, आउटर रेडियस, सरकम रेडियस। और इसको दिखाएंगे कैपिटल आर से। ध्यान से समझ लो, लास्ट क्लास में हमने अंतः त्रिज्या का कॉन्सेप्ट सीखा था, अब हम परित्रिज्या का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, त्रिभुज के अंदर वृत्त है तो स्मॉल आर, ट्राइंगल के बाहर सर्कल है तो कैपिटल आर, है ना। और इसी से क्या निकल के आया कि भैया परिवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, आउटर सर्कल निकालने का फॉर्मूला है, आउटर सर्कल की रेडियस, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है आर, ए इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड बाय 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये इसका सूत्र है। इसको अभी हम समझेंगे, प्रूफ करेंगे, सारी बातें देखेंगे, है ना। हाँ,
ओके भाई, चलें समझे, है ना। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि आप समबाहु त्रिभुज में भी डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला है, समकोण त्रिभुज में भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। यह है कॉमन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। आपको किसी भी त्रिभुज के बाहर जो सर्कल बन रहा है और अगर आपको उसकी रेडियस फाइंड करनी है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये सारे त्रिभुज में लगेगा, लेकिन पिछली बार की तरह जैसे मैंने अंतः त्रिज्या में समझाया था, आप समबाहु त्रिभुज में अलग से यूज कर सकते हो। समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उसमें अगर आपको पता लगाना है तो डायरेक्टली यू कैन यूज a/√3। और अगर समकोण त्रिभुज में आपको पता लगाना है, समकोण त्रिभुज के बाहर अगर सर्कल बन रहा है और अगर आपको इसकी रेडियस पता लगानी है, ठीक है, इसकी रेडियस अगर आपको पता लगानी है तो हाइपोथीनियस का हाफ, कर्ण का आधा कर देंगे एंड यू आर डन, आपका आंसर आ जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इन दोनों के लिए स्पेशल रूल्स है। अगर आप ये दोनों ट्राइंगल में ये रूल्स ना भी यूज करें तो ये तो कर ही सकते हो, दिस इज कॉमन फॉर ऑल, आप इसको सब में लगा सकते हो। ठीक है भाई, चलो इसमें, चलो अब सवाल ये उठता है कि ये फॉर्मूला आया कहां से होगा, मैं आपको वो समझा रहा हूं। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? अंतः केंद्र में अंतः त्रिज्या, अंतः यानी अंदर, गोला सर्कल वृत्त अंदर बने तो अंतः त्रिज्या, परिकेंद्र परिवृत्त परित्रिज्या, है ना। परिकेंद्र मतलब कि जो भुजा लंब समद्विभाजक से बने, परिकेंद्र परिवृत्त मतलब कि ट्राइंगल के बाहर सर्कल बने तो वो आपका हो गया सर्कम, आउटर सर्कल, और उसका जो सेंटर है वो होगा सर्कम सेंटर या आउटर रेडियस। ठीक है, अंतः त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं, परित्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखेंगे, है ना। चलिए अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि भाई ये नियम आया कहां से होगा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, इसके लिए एक सर्कल भी ले लेते हैं। ये इस प्रकार का एक हमारा सर्कल हो गया, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, है ना। यहां कहीं पे इसका सेंटर हो जाएगा और हम किसी एक से इसको अगर मिला दें तो इसको हम कैपिटल आर कहेंगे। ध्यान से समझना कि ये आया कहां से है। प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रूफ बस आपके लिए मैं बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा चीजों को समझे कि कहां से आया होगा, बाकी प्रूफ याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है ना। और ए के सामने ए, बी के सामने बी, ये साइड को बी, सी के सामने सी, ये आपकी तीनों साइड्स आ गई। क्लियर है बात? ओके है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। देखो किसी भी एंगल के आधार पे अगर किसी ट्राइंगल का आपको एरिया निकालना है तो 1/2 हो गया। हम यहां पे बी और सी ले लेते हैं और यहां पे साइन ए ले लेते हैं। देखो साइन ए मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, ठीक है। ये साइन रूल्स हैं, जैसे कोसाइन रूल्स है वैसे ये है कि अगर किसी, ध्यान से सुनना, कोण के आधार पर अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, कोण के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन एनी एंगल, तो आप इसका यूज करते हो। आप अगर एंगल ए के बेस पर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना चाहते हो तो आप साइन ए मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, आप इस कोण के आधार पर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो साइन ए, इस एंगल को बनाने में किन साइड्स ने कंट्रीब्यूट करा, यहां पे सी और बी है, तो यहां पे बी आ गया, सी आ गया और यहां पे क्या आ गया आपका साइन ए आ गया। क्लियर है, समझ गए बात इतनी। अब यहां पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, है ना, एक चीज और यहां पे आप समझना कि जैसे साइन ए है, यहां पे एक रेशो होता है कि जैसे इस एंगल के सामने क्या है, ए है,
तो अपॉन में आप ले लेंगे साइन ए। ठीक है, ए के सामने क्या है आपका, ए के सामने आपका ये आ गया। अगर मान लो आप एंगल बी लेते तो हम बोलते कि भैया इसके सामने की साइड बी और अपॉन में आ गया साइन बी। ऐसे ही सी स्मॉल में और साइन सी, ये पता है किसके बराबर होते हैं, ये जो रेशो होता है ना ये हमेशा ट्वाइस ऑफ कैपिटल आर के इक्वल होता है। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। आर का डबल करने पर वही आएगा जो ए अपॉन साइन ए। ए मींस साइड, भुजा, और एंगल यहां जो है वो साइन के साथ इज इक्वल टू क्या आएगा, 2r आएगा, है ना। ये तीनों बातें आप याद रखिएगा, अब इसमें नहीं जाएंगे कि ये कैसे आया, हम केवल एक ले लेते हैं। हमें पता है कि a अपॉन में साइन a इज इक्वल टू 2r, ये 2r के बराबर होगा। फिर मैं एक चीज कह सकता हूं कि a अपॉन में 2r इज इक्वल टू साइन a। मैं साइन a की जगह ये रख सकता हूं। तो समझना, ट्राइंगल इसका मतलब होता है एरिया, क्षेत्रफल ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 b इंटू सी इंटू इस साइन ए की जगह में क्या लिख रहा हूं, a अपॉन में 2r। ठीक है भाई, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, a इंटू बी इंटू सी, 2 2 जा 4r। समझ गए। तो आपको यहां पे क्या निकल गया, r को यहां ले लूं अगर मैं, तो यह आएगा ए बी सी, 4 आपका वहीं रहेगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां आ जाएगा। हेंस प्रूव्ड, है ना। अगर आपको आर निकालना है तो ए बी सी एंड 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना करके तीनों भुजाओं का गुणा कर दीजिए, यू विल गेट आर, कैपिटल आर। इज दैट ओके? 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आपको बेस्ड ऑन ट्राइंगल एंगल पर बेस्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन का रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको आप एक बार समझना। तो ये ध्यान रखें कि आपको कोई भी ट्राइंगल है और बाहर अगर सर्कल बन रहा है और उसकी अगर आपको रेडियस फाइंड करनी है, या चाहे वो इस प्रकार से हो, और अगर आपको इसकी रेडियस फाइंड करनी है तो आप इन फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। बाकी ये जब आगे आएगा तब हम सीखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, सिंपल एक याद रखने वाली चीजें हैं और आगे फॉर्मूले में हम इसको समझेंगे। ठीक है भाई, देखो स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच का आपको अगर डिफरेंस निकालना है ना, एक आपके पास स्मॉल आर है और एक आपके पास कैपिटल आर है, और इनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, इनके बीच की दूरी पता लगानी है, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल टू आर, टू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। ठीक है, हाँ जी। ठीक है जी। डिस्टेंस बिटवीन स्मॉल आर एंड कैपिटल आर इज आर का स्क्वायर माइनस 2 कैपिटल आर स्मॉल आर, और अगर यहां से आप स्क्वायर हटा दो तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। बात यही है। सो रिमेंबर दिस फॉर्मूला, बाकी हम आगे इसको समझेंगे, है ना। जो बोल रहा है सर क्वेश्चन कराओ, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि अभी हमारी 8-10 दिन थ्योरी चलेगी, पूरे नियम कायदे, थ्योरम्स, प्रमेय, सिद्धांत सब सीखेंगे, उसके बाद ही प्रश्न आएंगे। क्योंकि अगर अभी प्रश्न करा भी दूंगा तो नियम ही नहीं पता है तो प्रश्न बनेंगे नहीं। तो पहले पूरे खेल के पूरे नियम सीखेंगे, उनको अच्छे से याद करेंगे, उसके बाद प्रश्न को हम हल करेंगे। ठीक है, चले भाई आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको सीखना। अलग अलग जो आपके ट्राइंगल्स हैं, अलग अलग त्रिभुज हैं, इसमें आपके परिकेंद्र कहां बनते हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप याद रखना, उसमें आपको हेल्प करेगा। जैसे आपसे कहा जाए कि न्यून कोण त्रिभुज में, एक्यूट एंगल ट्राइंगल में परिकेंद्र कहां बनेगा, परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा।
एक्यूट एंगल ट्राइंगल में न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर बनता है, यह ध्यान रखना। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा कहां बनता है? समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र हमेशा कर्ण पर बनता है, यह ध्यान रखना। ठीक है, हमेशा कहां बनता है? कर्ण पर बनता है। कारण क्या होता है भाई? परिकेंद्र, इसलिए हम क्या करते हैं, आर निकालने के लिए कर्ण का आधा करते हैं। ठीक है, आप इस भुजा पे अगर लंब डालोगे तो ये यहां जाएगा, इस पर अगर डालोगे तो ये यहां जाएगा, और ये दोनों इस वाली भुजा पे अगर डालोगे तो ये भी आपका यहां से होकर ही गुजरेगा। तो इसीलिए ये तीनों भुजाएं, भाई इस भुजा पे मैंने लंब डाला तो ये ऐसे गुजर गया, इस पे डाला, इस पे डाला, तो ये तीनों यहां पर मिल रहे हैं, इसलिए हमेशा कर्ण पर तीनों भुजाएं मिलेंगी, तीनों लंब मिलेंगे, और कर्ण का आधा करने से ही आपको कैपिटल आर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, हाँ। अगला, अगर अधिक कोण त्रिभुज में देखें तो अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा जो आपका परिकेंद्र होगा वो त्रिभुज के बाहर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो आपका सरकम सेंटर होगा ऑलवेज आउटसाइड होगा। देखो इस भुजा पे ये आपका अधिक कोण है, अब आपको अधिक कोण त्रिभुज है सब पता है, यहां पे आपने लंब डाला तो ये ऐसे डलेगा, फिर इस भुजा को अगर मुझे आधा करना है तो ये यहां पे आएगा, इसका आधा करना है तो यहां पे आएगा, तो ये हमेशा त्रिभुज के बाहर मिलेंगे। इसलिए अधिक कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होगा आउटसाइड द ट्राइंगल होगा, त्रिभुज के बाहर होगा, है ना। फिर से बता रहा हूं, न्यून कोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर, है ना। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में इनसाइड द ट्राइंगल, आपका जो समकोण त्रिभुज है राइट एंगल ट्राइंगल है ऑन दी हाइपोथेनियस, कर्ण पर मिलेगा और कर्ण का आधा कर दोगे रेडियस आ जाएगी। और अधिक कोण त्रिभुज में आउटसाइड दी ट्राइंगल, त्रिभुज के बाहर ये कोण बनेंगे। ठीक है भाई, चलिए मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ सेंटर। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अब आपको हम बताते हैं शीर्ष लंब, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एल्टीट्यूड। क्या बला है ये शीर्ष लंब, और अब ये क्या धूम मचाने वाला है वो सुन लो आप जरा, है ना। देखिए भाई, शीर्ष लंब क्या होते हैं इसको थोड़ा सा समझना, है ना। ये है आपका वर्टेक्स, क्या है ये? वर्टेक्स, और इसको कहते हैं शीर्ष। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब ना तो ये सामने वाले को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा, कुछ नहीं, है ना। किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब शीर्ष लंब। और आपको एक बात और बताऊं, ये देखो ये क्या है? भुजा के ऊपर डाला गया लंब, ये क्या है? भुजा लंब समद्विभाजक, भुजा लंब समद्विभाजक, ठीक है, ये है वो। और शीर्ष से अगर लंब डालोगे तो ये कहलाएगा आपका शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। अच्छे से देख लो, शीर्ष से लंब डालोगे शीर्ष लंब, भुजा के ऊपर लंब डालोगे तो भुजा लंब समद्विभाजक, ये दोनों अलग अलग बात है। क्लियर है? एल्टीट्यूड, हाँ ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये क्यों पढ़ा रहे हो आप? क्योंकि भैया अब आ गया है आपका चौथा केंद्र, चौथा और अंतिम केंद्र आपके पास आ गया है शीर्ष, इसको हम कहेंगे लंब केंद्र। ठीक है, यहां लिखा हुआ होगा कहीं पे लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर। और लंब केंद्र को कौन बनाता है? इसको बनाता है शीर्ष लंब, इन इंग्लिश व्हाट वी कॉल एल्टीट्यूड। क्या कहा था मैंने? चार केंद्र हैं, चारों बनने में दिखने में एक जैसे, लेकिन सबको बनाने वाले अलग अलग, है ना। केंद्रक,
केंद्रक को कौन बनाता है? माध्यिका। सेंट्रॉइड को कौन बनाता है? मीडियन। अंतः केंद्र को कौन बनाता है? कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर से क्रिएट होता है इन सेंटर। फिर आज हमने तीसरा सीखा परिकेंद्र, है ना। सरकम सेंटर कौन बनाता है? उसको बनाता है भुजालंब समद्विभाजक। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्थ सेंटर विच इज ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। और लंब केंद्र को कौन बनाता है? शीर्ष लंब। ठीक है, ये सब आपने स्कूल में पढ़ा है, मतलब सॉरी मैं अपने सेंटेंस को सही करूंगा, ये सब स्कूल में पढ़ाया गया है। पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो आपकी समस्या है, लेकिन ये सब आपको पुराने जमाने में पढ़ाया हुआ है। तो ये एक प्रकार से रिवाइज हो रहा है। कंफ्यूजन बहुत है, चीजें याद रखने के लिए बहुत सारी है। 500 600 800 पॉइंट होंगे इसमें याद रखने के। जिसको सिलेक्शन लेना है वो इनको बार बार रिवाइज करेगा, बार बार देखेगा, बार बार याद करेगा, चीजें याद हो जाएंगी। जिनको सिलेक्शन नहीं लेना है वो रोते रहेंगे, इतना कैसे याद करें, तो खिचड़ी बन रही है, तो ये हो रहा है, तो कंफ्यूजन हो रहा है। आपके रोने से किसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खिचड़ी बन रही है, आप कंफ्यूज हैं, मुझे बताओ किसको फर्क पड़ता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिलेक्शन लेना है, जॉब लेना है, आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन खुद निकालना पड़ेगा कि इन चीजों को कैसे याद रखें। आपकी समस्या से किसी को फर्क नहीं पड़ता, यह ध्यान रखना। आपकी समस्या सिर्फ आपकी है, हल भी आपको ही निकालना पड़ेगा। ये लोग याद कर लेते हैं, इतना रिवीजन करते हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि चीजें याद हो जाती हैं। रोना नहीं है, अच्छे से इन चीजों को बार बार रिवाइज करना है, याद हो जाएगा। पहली बार पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल में नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, अब 4 बार पढ़ो, 4 बार उस चीज को रिवाइज करो, चीजें याद हो जाएंगी, है ना। और 100 बात की एक ही बात बोल रहा हूं, आपको क्या तकलीफ हो रही है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, आपको याद हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, है ना। इससे सिर्फ और सिर्फ आपको ही फर्क पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो, तो भैया लंब केंद्र क्या है, यहां डायग्राम बना हुआ है ना। हमने तीनों शीर्ष से, इस वाले शीर्ष से लंब खींचा, इस वाले शीर्ष से लंब खींचा, और इस सॉरी तीनों शीर्ष को हम पहले ड्रॉ करते हैं। पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष यानी वर्टेक्स, और तीसरा। इन तीनों से हमने सामने वाली भुजा के ऊपर लंब बनाया, और ये तीनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, इस बिंदु को ही क्या कहा जाएगा? लंब केंद्र कहा जाएगा। लंब केंद्र कहा जाएगा। इसको ऑर्थो सेंटर के ओ से भी दिखाया जाता है, और इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र को कौन बनाता है? आप समझ ही गए हो। कोई बड़ी बात नहीं है यार, याद करना, है ना। रिवाइज करोगे, रिपीट करके देखोगे, बनने लगेगा। कहीं कहीं पे इसे ओ के बदले एच से भी दिखाते हैं, ओ से या एच से इसको दिखाया जा सकता है। कहीं ओ मिलेगा, कहीं एच मिलेगा। ठीक है जी। हम्म, डन। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब इसमें फिर वही बात है, ठीक है। इसमें मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहां कहीं पे आपको समझना होगा कि इसको हमने चलो ओ नाम दे दिया, और अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये वाले का आपको बताना है आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है ना। तो आप याद रखिए, अगर ये आपका लंब केंद्र है तो एंगल बीओसी जो होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस ऑपोजिट एंगल, 180 डिग्री माइनस ऑपोजिट एंगल। ठीक है, याद करो, अंतः केंद्र में हमने क्या सीखा था? 90 डिग्री प्लस सामने वाले का आधा।
परिकेंद्र सरकम सेंटर में क्या सीखा था, सामने वाले का दुगना। अब हम क्या सीख रहे हैं कि 180 डिग्री माइनस सामने वाला कोण। और माध्यिका केंद्रक वाले में कोई ऐसा सूत्र नहीं था। तो चार में से तीन केंद्र के अपने अलग अलग सूत्र हैं, दिखने में सब एक जैसे लेकिन सब अलग अलग है, बनाने वाले अलग, उनके नियम अलग, कायदे अलग, सब चीजें अलग अलग है। क्लियर है भाई? इसको जल्दी से प्रूव कर लें क्या? इसको यही मैं प्रूव करके आपको बता रहा हूं कि ये आया कैसे होगा, है ना। इसका प्रूफ मैं आपको दे देता हूं, तो प्रूफ आपको यहां पे दे देता हूं, देखना। जैसे मैंने यहां पे चलो हमने एक केंद्र ले लिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, है ना। अब आप सोचो कि ये आगे बढ़ता है, ये पूरा शीर्ष लंब है, तो ये यहां भी 90 डिग्री बनाएगा। इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अब आपके पास ये भी एक कोण है, ये भी एक कोण है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसको आपने क्या नाम दे दिया, इसको आपने ओ नाम दे दिया, है ना। और मान लेते हैं कि आपने इसको ई नाम दे दिया और इसको एफ नाम दे दिया, ठीक है। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान से देखें कि ये जो है ए एफ ओ और ई, ए एफ ओ और ई, क्या ये एक चतुर्भुज नहीं है? क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, सही है ना। ये क्या है, अपने आप में एक चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो भाई मुझे एंगल ए नहीं पता कि एंगल ए क्या है, लेकिन मुझे पता है कि ये दोनों 90-90 हैं, तो एक 90 डिग्री आ गया। फिर ये वाला एंगल नहीं पता क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूं एंगल एफ ओ ई, एफ ओ ई प्लस ये वाला कितने अंश का है, 90 का है। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 होता है। समझ में आ रही है बात, 360 होता है। अब आपको एक और चीज सिखाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल एफ ओ ई। मैं इसको एक्स नाम दे रहा हूं, ठीक है। तो पता है ये भी क्या होगा, ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दिस इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होंगे, है ना। ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं एक्स प्लस 90-90 हो गया 180, 180 उधर गया तो 360 में से 180 गया तो आपके पास कितना बचा, 180 बचा। और अगर मुझे x पता लगाना है, और ये जो एंगल x है, दिस इज इटसेल्फ एंगल बीओसी एंड एंगल एफओई। एफओई नाम दे दूं या बीओसी नाम दे दूं, दोनों का मतलब एंगल x है। तो अगर मुझे एंगल x की वैल्यू निकालनी है या एंगल बीओसी की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का मतलब होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए। हेंस प्रूव्ड, 180 डिग्री माइनस एंगल ए। अगर मैं ये निकाल लेता हूं तो मुझे x का मान मिल जाएगा। इसलिए नियम बना है 180 डिग्री माइनस सामने वाले कोण का आधा। ओके भाई, क्लियर? एनी डाउट, एनी दिक्कत, एनी परेशानी? ठीक है, सिर्फ रिवीजन करो, ज्योमेट्री को सब अपने आप याद होगा यार, कुछ नहीं रखा है। लाखों करोड़ों लोगों ने इसको सीखा है, मेहनत करी है, गवर्नमेंट जॉब लिया है, आप भी ले सकते हो। ठीक है, तो याद रखिए 180 डिग्री माइनस सामने वाले कोण को घटाना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। समय हमारा समाप्त हो चुका है, इसके आगे की चीजें हम कल देखेंगे। चारों केंद्र को आप रिवाइज करिए। कल हम समरूपता और सर्वांग समता, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी, दो चीजों को कल हम सीखने वाले हैं, है ना। अब इसके आगे फटाफट पॉइंट से कुछ जो याद रखने, कल मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो कल हम दो चीजें सीखेंगे, सर्वांग समता और समरूपता। ओके, हाँ जी,
चलो भाई, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं अपने समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।